गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत समय के बाद मेरा 12th में लेक्चर हो पाया है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने एटम्स पूरा कंप्लीट किया था। हालांकि मैंने न्यूक्लियर भी थोड़ा बताया था, एक लेक्चर मेरा न्यूक्लियर पे हुआ था, पर आज से वापस मैं न्यूक्लियर को रिवाइज करते हुए चलूंगा। एटम्स हमने पूरा देख लिया है। एटम के अंदर हम लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा है। एटम के अंदर हमने सीरीज देखी, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पीफर्ड सीरीज की लिमिट्स देखी है। फिर वो स्पेक्ट्रल लाइंस देखे हैं। फिर एक्सरेज देखे हैं। एक्सरे में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है, कंटिन्यूअस एक्सरे होता है, रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट का फॉर्मूला, फिर उससे हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वो सब हम लोगों ने डिराइव किया था। फोर्स है ना, मोमेंटम, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन, सब 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 अपना एटम्स में हुआ था। अब एटम से हम आगे जाते हैं तो हमारा आता है न्यूक्लियर। एटम के अंदर जो छोटा हिस्सा है उसका नाम है न्यूक्लियर। तो आज हम शुरू करते हैं न्यूक्लियर को लेकर बातें फटाफट। लास्ट लेक्चर का एक बार जो मैंने न्यूक्लियर का लेक्चर लिया था वो आज रिवीजन में आ जाएगा, तो पूरा कंसंट्रेशन रखिएगा। अगर बच्चों मैं आपसे एक बात कहूं कि न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है। सबसे पहले आज हम लोग एक काम करते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से शुरुआत करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल आर। अब ये अलग चीज बता रहा हूं, ये मैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं बता रहा हूं। आप लोगों को एटम्स में हमने पढ़े थे, एटम में हम लोगों ने रेडियस ऑफ ऑर्बिट पढ़े थे। उसका फॉर्मूला था 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाय z, है ना, याद आ गया। ये जो आर था बच्चों, ये क्या था, ये रेडियस था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n कौन, ऑर्बिट का नंबर का स्क्वायर अपॉन z कौन, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये हमने पढ़ा था, पर ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट था इन विच इलेक्ट्रॉन मतलब रोटेट करता है। पर अभी हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल रहे हैं। इसमें और इसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये ऑर्बिट्स का रेडियस है और ये न्यूक्लियस का रेडियस है। तो न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस का रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3। व्हाट इज दिस रिलेशन सर, मुझे थोड़ा बताइए। ये स्मॉल आर क्या हो गया, ये हो गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के न्यूक्लियस का रेडियस। आर नॉट कौन है बच्चों, ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ। सबसे कम न्यूक्लियॉन्स कौन से एलिमेंट में है, सबसे कम न्यूक्लियॉन्स वो है हाइड्रोजन, जिसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सबसे छोटा हाइड्रोजन। और ए हम सब जानते हैं एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। अगर ये ऐसा है तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एटॉमिक मास नंबर। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन ये हमेशा के लिए एक बार फिक्स कर दिया गया, इसको कैलकुलेट कर लिया था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आर नॉट इज इक्वल टू देखो एक बात आपको याद होगा, रुदरफोर्ड्स थ्योरी के दौरान मैंने आपको एक बात और बताई थी, आपको याद होगा मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये 1,00,000 गुना छोटा है रेडियस ऑफ एटम से। एटम के रेडियस से 1,00,000 गुना छोटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये हमने पढ़ा है बेटा। तो एटम का रेडियस की साइज क्या है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम म्हणजे 10⁻⁻10 साइज, रेडियस ऑफ एटम्स आर अराउंड इन एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, 1,00,000 गुना छोटा,
मतलब 10⁻⁻15 मीटर। तो ये रेंज में होगा। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था? तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, नॉट ऑर्बिट, है ना, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन का क्या रेडियस है? तो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन का जो रेडियस है बच्चों, वो आता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस का है भैया, न्यूक्लियस का। दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब मुझे कोई भी एक न्यूमेरिकल अगर मैं बना लूं आपके साथ, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इफ रेडियस ऑफ अगर हम देखें, if radius of hydrogen is R0, then what will be the radius of अगर मैं आपको इसके अंदर कहूं ऑक्सीजन न्यूक्लियस, what will be the radius of oxygen nucleus? If the radius of hydrogen nucleus, तो अगर कोई हाइड्रोजन न्यूक्लियस का रेडियस R0 है, तो what will be the radius of oxygen nucleus? ऑक्सीजन न्यूक्लियस का क्या रेडियस है? तो ऑक्सीजन न्यूक्लियस का रेडियस क्या देगा? रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इंटू A⁻⁴। अब एटॉमिक मास कितना हो? एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है। मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल रहा हूं, एटॉमिक मास बोल रहा हूं, 16 है। तो फिर क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू A⁻⁴। व्हाट इज दिस A? A क्या है? A हो गया आपका 16⁻⁻⁴। इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब सर ये 16⁻⁴ कैसे निकालना? वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ देगा ना, 4⁻⁴ कितना है या समथिंग कुछ तो वैल्यू देगा आपको। वो ऐसा भी कर सकता है 2⁻⁴ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे देगा। अगर 2⁻⁴ दिया तो आप 16 को 8 इंटू 2 लिख सकते। 8⁻⁴ ये 2 बन जाएगा, और 2⁻⁴ इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रही, तो 2 इंटू दैट थिंग, ये आपका आंसर आ गया, है ना। इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, कैलकुलेशन हमें आता है। तो ये पॉइंट हो गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब बच्चों मन में एक सवाल आता, इसको नोट डाउन जरूर कर ले, है ना, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों मेरे मन में एक सवाल और आता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बाद अगर हम बात करें मास ऑफ न्यूक्लियस, या अगर हम बात करें, मास भी छोड़ो, अगर हम आपसे सिंपल सी बात करें, डेंसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूक्लियर डेंसिटी। ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल के फॉर्म में कई बार पूछा गया है कि न्यूक्लियर डेंसिटी और एटॉमिक मास में क्या रिलेशन। न्यूक्लियर डेंसिटी, तो सर न्यूक्लियर की डेंसिटी क्या होगी? न्यूक्लियस की डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, या सिंपल भाषा में डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं, है ना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं, तो डेंसिटी क्या होती? सबसे पहले मुझे आप बताओ डेंसिटी क्या हो? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, है ना।
इसी को हम लोग डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस यानी रो कहते हैं या न्यूक्लियर डेंसिटी कहते हैं। अब आप मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है हम सब जानते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास कितना मास है? जितना उसका एटॉमिक मास है ए। तो हम यहाँ पे मास की जगह पे ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब हर एक एलिमेंट का वॉल्यूम अलग अलग रहेगा। क्यों अलग अलग रहेगा? क्योंकि भैया सबका रेडियस अलग अलग है। पर हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला और रेडियस का, रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3। ये किसका रेडियस हुआ बच्चों? ये रेडियस न्यूक्लियस का हुआ। ये उठा के यहां डालो तो हमें डेंसिटी क्या मिली बच्चों? कैपिटल ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए रेज टू, अब देखो यहां पे डालो ना आर नॉट ए रेज टू 1/3, तो आर नॉट का क्यूब आ जाएगा। और व्हाट विल बी द फर्दर थिंग? ए रेज टू, ये क्यूब भी है और ये 1/3, ए रेज टू 1/3 का क्यूब। अब आप मुझे बता सकते हैं ये 3, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, 1/3 इंटू 3 दैट विल बिकम 1। तो वो हमारे को यहां से क्या मिल जाएगा? देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। अब ए कैंसिल बच्चों, ए कैंसिल, ए बचेंगे। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखो दिस विल बिकम 3/4 पाई आर नॉट क्यूब। आर नॉट क्या है? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब ये तो जिंदगी भर फिक्स रहेगा ना भैया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही रहेगा, A1 ही रहेगा, तो उसके आर नॉट की वैल्यू हमेशा फिक्स है 1.2 इंटू 10⁻⁻15। तो ये पूरी वैल्यू फिक्स हो गई। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। तो हम नोट पॉइंट ये लिख सकते कि रो दैट इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस is constant, that is या नीचे के पॉइंट में डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए म्हणजे एटॉमिक मास नंबर। ये एक स्टार पॉइंट है। म्हणजे रेडियस डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे, वॉल्यूम डिपेंड करेगा एटॉमिक मास पे, पर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास, डिपेंड ही नहीं करेंगी। मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वो हाइड्रोजन की भी वही है, कार्बन की भी वही है, ऑक्सीजन की भी वही है, नाइट्रोजन की भी वही है, सोडियम की भी वही है, जेनॉन की भी वही है, सिलिकॉन की भी वही है, मैग्नीशियम की भी वही है, सभी की सेम है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये हो गया स्टार पॉइंट। मतलब अगर मैं तीनों चीजों को यहां पे कंक्लूजन में लिख लूं तो एक डब्बे में कंक्लूजन में बना लेता हूं कि हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का दैट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास रेज टू 1/3। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, और मास मतलब सॉरी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। या इसको कुछ बुक्स में मालूम ऐसे भी लिखते हैं, इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू 0। एमसीक्यू बुक्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू व्हाट 1 2 1/3 2/3 whatever, so it's a रेज टू 0। तो ये एक चीज हम लोगों ने इस बार नहीं देखी। अब हम लोग हमारा जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया था उसको अगर रिवाइज करते हुए चले, है ना, ये दो बातें हमने यहां सीख ली, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और तीसरा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का रिलेशन एटॉमिक मास के साथ। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन, जैसे हमारे एटम में एक बहुत बड़ा सवाल उठा था
कि एटम स्टेबल कैसे, ये हो ही नहीं सकता ना यार, एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता। अब वो सब कहानियां थी, रुदरफोर्ड से शुरू हुई, पहले डाल्टन से शुरू हुई, फिर रुदरफोर्ड ने बताया, फिर प्रॉब्लम आ गई स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड्स थ्योरीज आ गई। तो इस तरीके से एटम के स्टेबिलिटी, न्यूट्रलिटी और स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे होगी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे क्या? क्योंकि भैया न्यूक्लियस में है कौन? प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, जिन्हें दोनों को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन तो कोई लेना देना रखेगा नहीं, लेकिन जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो वहां पे ये फिर भी एकजुट होके कैसे रह रहा, इसे कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्यों वो एक साथ रह पा रहे, वो स्टेबिलिटी हमें पढ़नी है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की, तो सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए, जहां तक का मैं आपको एक एलिमेंट अगर हम जानते हैं, तो कैपिटल एक्स अगर एलिमेंट है, नीचे लिखूं जेड, ऊपर लिखूं ए, तो जेड हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये एक तरीके से प्रोटॉन का नंबर है या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर है, क्योंकि स्टैंडर्ड एटम में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ए जो है ये एटॉमिक मास नंबर है, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हम दोनों मिला के क्लब करके न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। फिर इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर एक और होगा कैपिटल एन, कैपिटल एन इसे कहते हैं न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। तो न्यूट्रॉन नंबर किसे कहेंगे बेटा, न्यूट्रॉन नंबर एन, इट इज नथिंग बट ए माइनस जेड। आप देख लीजिए, ए में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ए में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जेड में प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, आंसर बचा न्यूट्रॉन। सो जो न्यूट्रॉन नंबर है, न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का नंबर है। तो आपका न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो ए माइनस जेड है, ठीक है ना। अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियस स्टेबल रहता कैसे, न्यूक्लियस स्टेबल रहता कैसे। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो पॉइंट नंबर वन, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट 3 लॉजिकल थियरीज थी जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, और चौथी जो थी वो मेन फॉर्मूला और टेक्निक्स थी, मास डिफेक्ट। हम लोगों ने शायद लास्ट लेक्चर में मास डिफेक्ट वर्ड तक भी पहुंच गए थे, पर आज पूरे रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहली टेक्निक जो आई थी वो थी ऑड इवन टेक्निक। तो ऑड इवन टेक्निक क्या होती है बच्चों, मुझे बता दो। ऑड इवन टेक्निक, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं कहूं कोई भी एलिमेंट है तो ये उसका Z ले लो और उसका N ले लो। Z कौन, प्रोटॉन का नंबर, और N कौन, न्यूट्रॉन का नंबर। ये दोनों को ले लेते हैं और फिर यहां पे एटम के बारे में जो कमेंट्स करनी है करो। क्या एटम बोल रहा हूं, सॉरी, न्यूक्लियस के बारे में जो कमेंट करनी है करो। क्या वो स्टेबल है, क्या वो अनस्टेबल है, या वो कैसा है। अगर बच्चों ये इवन, तो दिस इज कंसिडर्ड एज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स। अब इसकी कैटेगरी में कौन आ गए, मोस्ट स्टेबल में कार्बन आ गया C612, ऑक्सीजन आ गया 816, ये सब स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स। इनमें से भी एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एलिमेंट स्टेबल है मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस इसके मोस्ट स्टेबल है। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात होगी, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इवन के केस में आते हैं। अगर मैं कहूं सेकेंड और थर्ड, अगर मैं कहूं ऑड इवन या इवन ऑड,
इनमें से एक भी अगर और हो जाए तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर। पहले केस में इट इज मोस्ट स्टेबल, न्यूक्लियस जो है वो मोस्ट स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस केसेस में स्टेबल है, मतलब इसके कंपैरिजन में कम पर फिर भी स्टेबल। मैं अनस्टेबल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्टेबल है, ठीक है ना। तो जैसे इसके एग्जांपल्स आप लोग जानते हैं बेहतर, जैसे सोडियम ले लो, सोडियम Na1123, तो उसमें 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है, मतलब न्यूट्रॉन उसका इवन हुआ, प्रोटॉन उसका ऑड हुआ, तो दे आर स्टेबल। अब अगर हम ऐसे कहें कि फोर्थ केस में ऑड ऑड है अगर दोनों, तो ये अनस्टेबल नहीं है, ये न्यूक्लियस इन सब के कैटेगरी में लीस्ट स्टेबल होते हैं। और पूरे दुनिया में ऐसे सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स पाए गए जो ये केस रख के भी वेरी स्टेबल थे। उसमें से एक उदाहरण था नाइट्रोजन 714। आप जानते हैं इसमें प्रोटॉन भी साथ है, न्यूट्रॉन भी साथ है। तो ऐसे दुनिया में ओनली 5 एलिमेंट्स है विच आर स्टिल स्टेबल, बहुत अच्छी तरीके से जो स्टेबल है। ऐसे दुनिया में 5 ही एलिमेंट है ऑड ऑड होने के बावजूद, जिसमें से एक उदाहरण है नाइट्रोजन। ये हमने देखा था, ये है ऑड इवन टेक्निक। पर आप जानते, आप समझते कि ये जो ऑड इवन टेक्निक है, ये एक तरीके से एक चीज को कुछ ना कुछ करके, भैया चलो भाई हाँ मेरे को डिफाइन करना है तो मैं कुछ तो भी करके बताऊंगा। तो एक तरीके से ये बोले गए लॉजिक्स है या ये ऑब्जर्वेशंस पे से बने हुए लॉजिक्स, पर ये कोई कॉन्क्रीट फॉर्मूला या फंडा नहीं है, ये सिर्फ लॉजिक्स है या ऑब्जर्वेशन है। सीधी सीधी बात कहूं तो ये आपके ऑब्जर्वेशन है। देख रहा हूं, दिख रहा है, ऐसे देख रहा हूं, ऐसे लग रहा है, बस। पर इसमें आपको ये नहीं समझेंगे ना कि कार्बन ज्यादा स्टेबल हुआ कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा में कार्बन ज्यादा स्टेबल था कि कार्बन और ऑक्सीजन में, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? मैग्नीशियम और सोडियम में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ये हमें नहीं मालूम। फिर एक कंसेप्ट और आया, एक और ऑब्जर्वेशन आया, या ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन के बजाय हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक तुक्का टेक्निक आई। वो तुक्का टेक्निक थी डॉग बोन थियरी। क्या थी? डॉग बोन थियरी। 2 कुत्तों की कहानी है, डॉग बोन, ये थियरी एक सामने। ऐसा कहा गया कि 2 कुत्ते साथ में रह रहे, 2 डॉग्स साथ में रह रहे। वो 2 डॉग्स का नाम है, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन। ये दोनों डॉग्स साथ में रह रहे। अब वहां पे आपको मालूम होगा, या बताता हूं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये छोड़ के भी और एलिमेंट्स है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स बोल रहा हूं, सॉरी, बहुत सारे पार्टिकल्स उसके अंदर और है। पर ये जो पार्टिकल्स है दे आर अनसर्टन, उनका नंबर ही फिक्स नहीं है। कभी वो 50,000 हो सकते, कभी 1 लाख हो सकते, कभी कुछ भी नहीं हो सकते। तो वो फिक्स्ड वहां पे नहीं है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या फिक्स्ड है, हमें पता है, लेकिन ऐसे भी उसके अंदर पार्टिकल्स है न्यूक्लियस के अंदर जिनकी संख्या फिक्स नहीं है, तो इंसान उसको पढ़े कैसे? तो उसमें से एक उदाहरण होता है मेसॉन का। मेसॉन्स, इनको वजन नहीं होता, दे आर मासलेस, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के जैसे, उसको वजन हम कैलकुलेट नहीं करते, उसके वजन को गिनते हैं, पर हाँ चार्ज होता है, तो उसे हम मेसॉन्स कहते हैं, पाए करके लिखते हैं। तो डॉग बोन थियरी ये कहती है कि भी 2 कुत्ते हैं, एक प्रोटॉन नाम का कुत्ता है और एक न्यूट्रॉन नाम का कुत्ता है। तो प्रोटॉन क्या कर रहा है? प्रोटॉन, एक हड्डी है बीच में, आप देखो 2 कुत्ते एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे हड्डी को, पहले मैं रखता हूं फिर तू रख, फिर मैं रखता हूं फिर तू रख। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्लस इसका आप देखो कॉन्फ़िगरेशन 1-1 है, प्रोटॉन 1, ये एक अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं है पर मास है, तो फिर वो चार्ज कहां गया? उसका पॉजिटिव चार्ज गया, कहां गया? इट गोज इन पॉजिटिव मेसॉन। मतलब प्रोटॉन ने अपने पास की हड्डी छोड़ दी है, चार्ज छोड़ दिया, और वो चला गया पॉजिटिव मेसॉन के रूप। अब क्या होगा? यही न्यूट्रॉन तुरंत एक पॉजिटिव मेसॉन को एब्सॉर्ब करेगा
और वापस रिकन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन प्रोटॉन ही नहीं रहा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही नहीं रहा, वो इंटर कन्वर्ट होते रह गए। और इंटर कन्वर्ट होने से प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन हो नहीं सका। अब मैं एक प्रोटॉन, ये मेरा दोस्त एक प्रोटॉन, तो हम दोनों में रिपल्शन होगा। और यहाँ पे ये न्यूट्रॉन्स खड़े, लेकिन अगर मैं ही डॉग बोन थ्योरी के अनुसार मैं ही कन्वर्ट हो जाऊं न्यूट्रॉन में, तो हमारा रिपल्शन होने के पहले ही मैं तो न्यूट्रॉन हो गया, फिर वापस में प्रोटॉन हो गया, तब तक वो न्यूट्रॉन हो गया। तो हम लोगों में प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन के पहले ही प्रोटॉन अपना नेचर चेंज कर देता न्यूट्रॉन। और ये एक थियरी है, ये कोई मतलब कॉन्क्रीट सोल्यूशन थोड़ी हुआ, ये तो सिर्फ एक थियरी कि भाई ऐसा हो सकता। करेक्ट। फिर इसके बाद में आपको याद होगा बच्चों, एक तीसरी चीज और बताई थी, वो भी ऑब्जर्वेशन से आई थी, उसका नाम था N/Z रेशियो, है ना, N/Z रेशियो। N/Z रेशियो के बारे में उनका क्या बोलना था, N/Z रेशियो टेक्निक, इनका ये बोलना था, N मतलब होता है आपका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का नंबर। अगर मैं आपसे बात करूं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, उसको आप लोग रीड करो, चेकआउट करो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मास डिफेक्ट पे भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पे N/Z यानी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो, इसमें मैं आपको छोटी सी हिंट में फिर से दोहरा देता हूं, वो ये थी कि अगर आपके एलिमेंट जिनका वजन 30 से कम है उसे लाइटर न्यूक्लियाई कहते हैं। जिस न्यूक्लियाई का वजन 30 से कम है वहां लाइटर न्यूक्लियाई है। जो लाइटर न्यूक्लियाई है वहां अगर N/Z का रेशियो 1 है तो मोर स्टेबल, ग्रेटर देन 1 है तो लेस स्टेबल, और हेवी न्यूक्लियाई इसमें उल्टा रहता है। तो इसको जरूर रीड करके रखिए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बेस्ट लक।